द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ अमेरिका के शहर प्रिंसटन से शरीके गुफ्तगू हैं राजीव मल्होत्रा साहब। राजीव साहब का आबाई ताल्लुक लाहौर से है। पार्टीशन के बाद इनकी फैमिली लुधियाना मुंतकिल हो गई और उसके बाद ये दिल्ली चले गए और इन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की तालीम हासिल की। उससे पहले ये सेंट स्टीवंस कॉलेज दिल्ली में पढ़ते रहे। 5 बुक्स लिख चुके हैं। इन्होंने बहुत अर्ली रिटायरमेंट ली अपने करियर से और इन्फिनिटी फाउंडेशन कायम की। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं प्रिंसटन शहर में रहता हूँ, लेकिन मेरी जो डिग्री थी वो पहले मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में पढ़ा फिजिक्स, और फिर सिराक्यूज यूनिवर्सिटी में पढ़ी कंप्यूटर साइंस, और फिर मैंने यूएसए में काफ़ी जगह काम किया। कैलिफोर्निया में 10 साल रहा, न्यूयॉर्क में, कनेटिकट में, अब न्यू जर्सी में, यहाँ प्रिंसटन में 30-35 साल से रह रहा हूँ। बहुत आपका इम्प्रेसिव वो है जी सीवी जो है। तो सर आपने इंडिक कल्चर्स पे बहुत काम किया है। अमेरिकन एकेडेमिया को आप क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिश्चियन योगा को आपने क्रिटिसाइज किया। तो सर एक तो हम शुरू करते हैं कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व में क्या फर्क है। मसलन एजी नोरानी साहब जो हैं इंडिया के एक बड़े एमिनेंट लॉयर हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, कमेंटेटर हैं। तो उन्होंने हिंदुइज्म की तो तारीफ की, लेकिन वो कहते हैं कि हिंदुत्व जो है ना वो एक खराब आइडिया है। तो क्या डिफरेंस है हिंदुइज्म में, जिसको असल नाम जिसका सनातन धर्म है एक्चुअली, तो क्या फर्क आप हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टू कॉन्सेप्ट्स? तो देखिए, आज से 100 साल पहले हिंदुत्व नहीं था, वो नाम नहीं आया था, तो लोग अपने आप को हिंदू कहते थे। और ये जो हिंदुइज्म बन गया, हिंदुइज्म जो इज्म है वो अंग्रेजों ने लगाया। बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म जो इज्म है, जो हिंदू लोग हैं वो अपने आप को हिंदू धर्म कहते थे। हिंदू धर्म, सिख धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, तो इस तरह के कई धर्म है। कई लोग अपने आप को मुस्लिम धर्म भी कहते थे इंडिया में, कि भी तरह तरह के धर्म है। जिसको वेस्ट में रिलीजन बोलते हैं, वो रिलीजन की आइडिया नहीं है, अलग आइडिया है धर्म। तो ये हिंदू धर्म होता था। तो फिर एक थिंकर ने कहा कि हम इज्म नहीं चाहते, तो इज्म वर्ड जो है ब्रिटिश वर्ड है, हम नहीं चाहते, तो उन्होंने कॉइन किया हिंदुत्वा। ये इसका मतलब है हिंदू तत्वा। तत्वा मतलब एसेंस, एसेंस मतलब जो उसकी खूबी है। तो उन्होंने ये वर्ड कॉइन किया हिंदू तत्वा, मतलब हिंदुओं की खूबी, और उस हिंदू तत्वा का शॉर्ट फॉर्म बन गया हिंदुत्वा। अब ये उनके मुताबिक कोई नई बात नहीं थी, ये नया वर्ड था, नया लफ्ज था, नया नाम था। मतलब किसी का कोई इंसान अपना नाम बदले, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान ही और बन गया। तो कई बार शहर का नाम बदल जाता है, कई बार देश का नाम बदल जाता है। तो उन्होंने अपने धर्म का नाम हिंदुइज्म की जगह हिंदू तत्वा, मतलब जो हिंदुइज्म, हिंदू की एसेंस है वो, तो ये नाम बन गया। और पर क्योंकि वो उनको बीजेपी अपने फाउंडिंग फादर समझते हैं, मतलब अपनी जो थ्योरी है, अपनी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसका बहुत वन ऑफ द बिग थिंकर्स, बड़ा थिंकर मानते हैं उनका बीजेपी वाले। तो इसलिए लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो हिंदुत्व है ये नई आइडियोलॉजी है, क्योंकि बीजेपी नई चीज है। इसीलिए लोगों ने कहना शुरू किया कि हिंदुत्व एक नई चीज है। तो आप सावरकर की बात कर रहे हैं सर? जी, हम सावरकर की बात कर रहे हैं। ओके। कुछ लोग कहते हैं कि उनसे पहले ये टर्म कॉइन हो गई थी एंड ही ओनली पॉपुलराइज्ड इट। हाँ, ये ठीक बात है, ये ठीक बात है। कई टर्म्स ऐसी हैं जो पहले हो चुकी हैं, तो लोगों ने पॉपुलराइज की, तो उनके जो पॉलिटिक्स था उसके साथ वो जुड़ जाती बात। तो ये जो हिंदुत्व है, क्योंकि सावरकर के साथ बात जुड़ी है, उन्होंने पॉपुलराइज की है, तो इसीलिए उसको कहते हैं कि ये नई चीज है। तो जो लोग बीजेपी के बरखिलाफ हैं, वो फिर हिंदुत्व के भी बरखिलाफ बन जाते हैं। तो अब मैं ये सारी हिस्ट्री को अलग करके ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अब शशि थरूर है, वो काफी प्रोमिनेंट राइटर हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं पर हिंदुत्व नहीं हूं।
और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसमें व्हाई आई एम ए हिंदू, उसमें कहा मैं हिंदू हूं पर मैं हिंदुत्व नहीं हूं। तो उन्होंने उसको अलग करने का ये तरीका निकाला कि हिंदुत्व है पॉलिटिकल, और हिंदू है जो स्पिरिचुअल। मतलब मैं हिंदू स्पिरिचुअल हूं, पर हिंदुत्व जो है वो पॉलिटिकल है, वो ठीक बात नहीं है, वो गलत बात है, वो हमारे को नहीं होना चाहिए। वो हमारे हिस्ट्री के अनुसार हिंदुओं को पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। अब मैं इस पर बात करना चाहता हूं। अब हिंदू जो है, हिंदू धर्म की जो महाभारत है वो पॉलिटिकल है। महाभारत पॉलिटिकल कहानी है, वो युद्ध की कहानी है, वो कौरवों और पांडवों के जो बीच में लड़ाई हुई उसके बारे में है। और कितना सबक वहीं से सीखा जाता है। जो भगवत गीता है, जो हिंदू बहुत मानते हैं, हिंदू हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक वही भगवत गीता है। भगवत गीता एक टॉक है, डिस्कशन है, भगवान कृष्ण और उनका जो डिसाइपल है अर्जुन, वो महाभारत के युद्ध के बीच में खड़े होकर डिस्कशन हो रहा है। मतलब ये जो लोग कहते हैं कि हिंदुइज्म में कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होनी चाहिए, लड़ाई वड़ाई नहीं हुई कभी, ये गलत बात है। महाभारत इंपॉर्टेंट वॉर है जिसमें से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, हमको सिखाया जाता है। और ये महाभारत जो लड़ाई हुई, ये भगवान कृष्ण है, भगवान ने आके ये लड़ाई को करवाई। भगवान ने करवाई कि ये धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध होना चाहिए। ये कई लोग कहते हैं कि हिंदुइज्म में सिर्फ पीस ही है, लड़ाई नहीं है, ये ठीक नहीं है। बिकॉज हिंदुओं को ये भी सिखाया जाता है कि जब जरूरत पड़े, जब आपके धर्म पर अटैक हो रहा है, जैसे महाभारत में हो रहा था, तो आपको उन लोगों को जाके मारना भी, वो आपके कजन भी हैं तो उनको मारना भी चाहिए। तो मतलब हिंदुइज्म अनकंडीशनल पीस नहीं है। हिंदुइज्म को ये जो बता रहे हैं आजकल लोग कि भी कोई कुछ भी हो जाए, आपको कोई वायलेंस नहीं करनी, ये गलत है। क्योंकि आप लोगों को बता सकते हैं कि महाभारत में तो लड़ाई हुई, लड़ाई कृष्ण भगवान ने कहा करनी चाहिए और उसका कारण भी था करने का। और उसके पहले जो था रामायण, रामायण में भी लड़ाई हुई। रामायण में भी भगवान आए राम बन के, महाभारत में भगवान आए कृष्ण बन के, रामायण में भगवान आए राम बन के, और राम ने रावण के साथ लड़ाई की, लंका के साथ लड़ाई की। तो दोनों जो हमारे इतिहास जिसको कहते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं हमारे हिस्ट्री में, मतलब हम उसको इतिहास कहते हैं, हमारे पास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं रामायण की और महाभारत की, दोनों में युद्ध हुआ। तो ये नहीं आप शशि थरूर कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में नहीं होनी चाहिए, पर पॉलिटिक्स के बिना फिर रामायण क्यों हुई, महाभारत क्यों हुई? तो यदि आप देखें पॉलिटिक्स के बारे में, ये रामायण महाभारत के अलावा अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, वो भी हिंदुइज्म का पॉलिटिकल साइंस है। ये सब कुछ हिंदुत्व की बात है। ये जो आजकल कह रहे हैं कि हिंदुत्व नई चीज है, पॉलिटिक्स में आ गया, हिंदुओं को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। अरे भैया, हिंदुओं को रामायण के जमाने से, महाभारत के जमाने से, अर्थशास्त्र के जमाने से पॉलिटिक्स में आने का ज्ञान दिया गया है। मैं ये कहता हूं कि हिंदुत्व जो पॉलिटिकल डायमेंशन है हिंदुओं का, वो हिंदू धर्म का पार्ट है, वो भी एक अंग है, वो भी हिस्सा है। हिंदू धर्म में पॉलिटिक्स का भी हिस्सा है, मिलिट्री का भी हिस्सा है, इकोनॉमिक्स का भी हिस्सा है। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का नहीं, बाकी जो आपको सोसाइटी में डील करना है उसका भी हिस्सा है। तो इसलिए हिंदुत्व इज पार्ट ऑफ हिंदू धर्म। अच्छा सर, आपने बात की अर्थशास्त्र की, ये चाणक्य की किताब है ना? जी तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे उर्दू कालम नवीस जो हैं, वो अर्थशास्त्र और चाणक्य का नाम एक नेगेटिव उसके तौर पे लेते हैं। तो क्या उसमें ऐसी नेगेटिव चीज है कि जी उन्होंने बहुत कनिंग जो है और क्रूएल्टी ये सिखाई? और कुछ लोग ऐसे भी हैं इक्का दुक्का जो तारीफ भी करते हैं अर्थशास्त्र की। तो आप कैसे देखते हैं इसको? और आपका जो है दिल्ली में डिप्लोमेटिक एन्क्लेव, उसका नाम चाणक्यपुरी है। जी जी जी। तो चाणक्य जो थे, चाणक्य, अब देखिए, ये जो यूरोप में मैकियावेली था 500 साल पहले की, मतलब पिछले 500 सालों में ही, वो बड़ा पॉलिटिकल थिंकर माना जाता है कि वो कैसी चालाकी सिखाता है। वो कहता है कि राजा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये अर्थशास्त्र में
चाणक्य ने उससे हजारों साल पहले लिखा। तो पॉलिटिकल थॉट तो हर एक सोसाइटी में होनी चाहिए। कुरान में भी पॉलिटिकल थॉट है, अर्थशास्त्र में पॉलिटिकल थॉट है। अब ये पॉलिटिकल थॉट जो है उसके बिना तो हम गुलाम बनेंगे ना। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, आपके लिसनर्स को ये मालूम होना चाहिए कि जो अर्थशास्त्र है, अंग्रेजों के जमाने में इसकी कॉपी गमा दी गई थी। मतलब जी जी। अर्थशास्त्र की कॉपी मिली नहीं किसी को। इट वाज नॉट हम्म। अवेलेबल। अर्थशास्त्र क्या जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो अवेलेबल था ही नहीं। उसके बारे में लोग बोलते थे, लेकिन क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, वो था ही नहीं। फिर 1900s में मैसूर में एक फार्मर था, वो खेती कर रहा था, तो उसको संस्कृत में ओरिजिनल मिल गई। अब वो उससे सारा ये अर्थशास्त्र रिवाइव हुआ। तो ये देखिए अंग्रेजों की शैतानी। उन्होंने कहा कि लोगों को अर्थशास्त्र सीखेंगे तो वो पॉलिटिकली एक्टिव हो जाएंगे, उनमें हम्म। स्ट्रैटेजी आ जाएगी कि कैसे स्ट्रैटेजी करनी है, कैसे दुश्मन को क्या करना है। तो इसलिए उन्होंने अर्थशास्त्र को छिपा के रखा था। और ये तो मॉडर्न टाइम्स में लोग कहते हैं कि हिंदुओं को ये चीजें नहीं आनी चाहिए क्योंकि फिर वो गुलाम रहेंगे, वो कमजोर रहेंगे। पर क्यों कमजोर रहना चाहिए? अब देखिए एक और भी किताब है, पंचतंत्र। अब वो पंचतंत्र में कहानियां हैं बच्चों के लिए। वो बच्चों के लिए कहानी है जिसमें जानवर हैं, वो बोलते रहते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या दुश्मन है, कैसे करना चाहिए। तो उन कहानियों से भी स्ट्रैटेजी सिखा रहे हैं कि कैसे आपको पहचानना चाहिए कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसकी बात मानो, किसके ऊपर भरोसा करो, किसके ऊपर शक करो। ये जो चालाकी है, सस्पिशन है, ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जरूरी है। नहीं तो बंदा बेवकूफ रहेगा। तो हिंदुओं को सही। बेवकूफ इस जमाने में नहीं रहना चाहिए। इस जमाने में हिंदुओं को जाग जाग कर हमला, जो कोई हम पर हमला कर रहा है उसको जवाब देना चाहिए। और कैसा जो शैतानी कर रहा है उसके ऊपर हमको अटैक करना चाहिए। ये भी हमारे धर्म में लिखा हुआ है और ये भी बहुत पुरानी बातें हैं जो हमको भूलनी नहीं चाहिए। अच्छा राजीव जी, प्राइम मिनिस्टर, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कुछ अरसा पहले ये कहा था कि आरएसएस जो है ना वो हिटलर की आइडियोलॉजी से बहुत इम्प्रेस्ड हैं, ये उससे इंस्पायर्ड हैं, और इंडिया में मुसलमानों के साथ वही सलूक हो रहा है जो हिटलर के जर्मनी में जूस के साथ हुआ, यहूदियों के साथ हुआ। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? कि मेरे को देखो, आरएसएस वाले, मैं आरएसएस में नहीं हूं तो आरएसएस वाले अपना जवाब दे सकते हैं, पर मेरे कहने का ये बात है, जो पहले हुआ, मेरे को, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन आरएसएस की इसकी हिस्ट्री क्या हुई है। मैंने ये सुना है कि देवर बेसिकली वो नेशनलिस्ट थे और कई लोग अंग्रेजों के जमाने में जाके हिटलर के साथ बातचीत करना चाहते थे। ये सुभाष चंद्र बोस, जो आरएसएस का नहीं था, सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल अलग था। वो जाके हिटलर को मिला कि भी हम आपके साथ मिलकर अंग्रेजों को निकाल सकते हैं। ये नहीं कि हम आपके जैसे बन जाएंगे, पर आपके, मतलब कई बार होता है लोग अपने किसी और के साथ जुड़कर अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ते हैं। अब जैसे अमेरिका वाले भी अफगानिस्तान में जाके एक मुस्लिम ग्रुप को लेकर दूसरे मुस्लिम ग्रुप के साथ लड़ाई करते हैं। ये नहीं कि वो मुस्लिम बन गए, लेकिन उनको ये फायदा हो रहा है ना कि एक ग्रुप के साथ मिलकर दूसरे को लड़ाई करेंगे। तो इसीलिए सुभाष चंद्र बोस कोई नाची नहीं बना, जर्मन हिटलर हिटलर वाला नहीं बना, लेकिन वो चाहता था कि हिटलर के साथ मिलकर मैं अंग्रेजों को निकाल सकता हूँ। हिटलर ने नहीं उनको हेल्प की, तो फिर जाके उसने जापानीज से हेल्प मांगी, जापानीज ने हेल्प दी उसको, तो उसने फिर अपनी लड़ाई शुरू की अंग्रेजों के अगेंस्ट। ऐसी बातें तो थी आरएसएस में, पर मेरा ख्याल, मैं नहीं ये मानता कि वो हिटलर जैसे उनके आइडियोलॉजी वैसी थी, ऐसी बात तो नहीं मानता। और इंडिया में जूस का बहुत रखवाली की गई थी। इंडिया में जूस 2000 साल से रह रहे हैं, साउथ में, केरला में, उनकी बहुत इज्जत की गई थी। जो इंडिया के जूस है, सारी दुनिया के सबसे पुराने सिनेगॉग इंडिया में ही हैं और उनसे आप बात कर सकते हैं। वो इंडिया में बहुत इंडिया को प्यार देते हैं और इंडिया वालों ने भी उनको बहुत प्यार दिया। कोई ऐसे जूस के साथ हमारी लड़ाई चिड़ाई नहीं हुई। जो आजकल की बात है, आजकल की बात जो है, मैं आरएस को हिस्ट्री नहीं जानता, इंस्टीट्यूशन नहीं जानता इतना, लेकिन आरएसएस के कुछ लीडर्स को मैं जानता हूं और मैं उनके बारे में कह सकता हूं कि जो उनमें इंसानियत है, जो उनमें ह्यूमन राइट्स के बारे में कदर है, हिंदुओं के बारे में, मुस्लिम के बारे में, सबके बारे में जो है, वो बहुत अच्छी है। जिनको मैं जानता हूं वो अच्छे लोग हैं।
वो तो इनफैक्ट वो तो ये कह रहे हैं जो इंडिया के मुस्लिम हैं वो भी हिंदू ही हैं, वो तो ऐसे गलत है। उनका तो आइडियोलॉजी है कि जो भी रेस, जिसकी भी रेस इंडियन है, जिसकी भी रेस इंडियन है, विच मीन सारा साउथ एशिया, उनके मुताबिक जो भी साउथ एशिया के लोग हैं, पहले जो वहीं के लोग हैं, वो सभी हिंदू ही हैं। ये उनकी आइडियोलॉजी है। अब मैं इसमें बिलीव नहीं करता, बिकॉज जो अपने आप को मुस्लिम मानते हैं वो मुस्लिम मानते हैं, वो नहीं मानना चाहते अपने आप को हिंदू। लेकिन ये तो जो सारे जहान में अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जैसे जो हिंदुस्तान का वर्ड है, ये मुस्लिम्स भी यूज करते थे कि जो भी वो वहां के रहने का, मुल्क के रहने का, हिंदुस्तान एक मुल्क है, जो भी वहां के सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं जो वहां रहते हैं, वो सब हिंदू ही हैं। ये होता था ना कि नहीं? आप भी बताओ ना कि जी बिल्कुल। एक जमाने में सारे लोग जो साउथ, अब आजकल जिसको साउथ एशिया कहते हैं, पहले जिसको इंडिया कहते थे प्री पार्टीशन, तो उसमें जो भी लोग रहते थे वो अपने आप को हिंदू बोलते थे। तो फिर आरएसएस वालों का जो आइडिया है कि हिंदू राष्ट्र, वो उनका आइडिया हिंदू राष्ट्र यही है कि जो भी लोग वहां रहते हैं उनका जो सारा राष्ट्र है वो सब एक ही है। ये आइडियोलॉजी है आरएसएस की। तो मेरे को नहीं समझ आता कैसे लोग अटैक करते हैं हिंदू राष्ट्र। वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, या दलित के अगेंस्ट है, या क्रिश्चियन के अगेंस्ट है। कैसे हो सकता है जब उनका डेफिनेशन हिंदू राष्ट्र समझना चाहिए। उनका डेफिनेशन हिंदू राष्ट्र है कि ये सारा ही हिंदुस्तान है और ये सारा हिंदू राष्ट्र है, इसमें जो भी लोग रहते हैं ये सब हिंदू ही हैं, ये वो कहते हैं। मतलब जी बहुत बड़े। मेरे समझ में तो यही बात आई है। अब बाकी जो आरएसएस वाले हैं वो जी समझाएंगे, मेरे समझ में तो यही बात आई। जी राजीव जी, आपके इल्म में होगा कि सर सैयद जो बहुत बड़े मुस्लिम रिफॉर्मर थे, एजुकेशनिस्ट थे, जो उन्होंने जो एक कॉलेज कायम किया जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी, तो वो यही कहा करते थे कि आप, मुझे हैरत है कि आप मुझे हिंदू क्यों नहीं समझते। तो मैं भी हिंद का रहने वाला हूं, और हिंद का लफ्ज तो सिंध से आया, सिंधु जो सिंध दरिया जो है, तो मैं भी हिंदू हूं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान में हैं मुस्लिम्स, वो आप अपने आप को समझते हैं कि हम इंडिया के, हमारे एंसेस्टर्स इंडियन थे, या वो आप ये समझते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स थे अरब, ईरानियन और तुर्क? वो अपने आप को मिडल ईस्टर्न समझते हैं कि हमारे जो डीएनए है, हमारी जो रेस है, वो मिडल ईस्ट की रेस है, या वो अपने आप को समझते हैं कि हमारी रेस इंडियन ही है और जो इंडिया के वाले लोग हैं और हम हैं वो हम एक ही रेस के हैं? वो क्या समझते हैं अपने आप को आजकल? मेजॉरिटी जो है वो तो क्लियरली इंडियन ओरिजिन ही है उनका। तो बहुत से हैं ऐसे जो कहते हैं कि हम सेंट्रल एशिया से आए या अरब से आए, जैसे सैयद लोग हैं। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि शायद 90% जो लोग हैं वो तो इंडियन ही हैं उस सेंस में, जिनका ओरिजिन इंडियन है। तो बहुत से लोग फिर ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में जो परसेंटेज है सैयद्स की, वो शायद सऊदी अरब में भी नहीं है। तो उसका, उसकी जो हकीकत है वो पता नहीं, कि डीएनए टेस्ट से ही पता चलेगा। लेकिन आपको इल्म में होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं अपने नाम के साथ जो है वो चीमा लिखते हैं, चट्ठा लिखते हैं, यू नो, चावला भी लिखते हैं। सो दे क्लियरली एक्नॉलेज देयर इंडियन ओरिजिन। अभी जैसे आपका नाम है चौधरी। जी जी। अब चौधरी इंडिया में सब तरह के चौधरी हैं। जी वो जी। वो उनका रिलीजन जो भी हो, लेकिन दैट्स उनकी राइट। ओरिजिन तो चौधरी है। यस दैट्स राइट। हाँ, और ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये क्यों नहीं डीएनए टेस्टिंग हुई अमेरिका, पाकिस्तान में कोई लॉ है या क्या बात है कि वो टेस्टिंग नहीं की कि हमारे में और इंडिया के वाले लोगों में? जैसे अब पंजाब है, अब मैं जी जी। पंजाबी हूँ और मैं हिंदू पंजाबी हूँ, और जितने लोग हैं मुस्लिम पंजाबी जैसे आप हो, तो हमारा जो डीएनए वो तो एक ही होगा ना, जी जी। जो एक ही होगा। तो ऐसे ऐसे क्यों नहीं, ऐसी बात क्यों नहीं आती आजकल के, क्यों नहीं लोग इस ऐसे डिस्कस करते कि ये जो पाकिस्तानी हैं, अब जैसे बंगाल में है, बांग्लादेश है और जो वेस्ट बंगाल है, वो तो उनका डीएनए तो सेम ही होगा ना। जी जी। तो फिर ये बातें क्यों नहीं आती? क्यों ऐसे ऐसे किया कहा जाता है कि पाकिस्तान में, मतलब हमको ये लगता है कि उनका मीडिया देखकर, और यहाँ पर जो यूएसए में पाकिस्तानी हैं, वो अपने आप को ज्यादा मिडल ईस्ट से जोड़ना चाहते हैं। ये क्यों बात है? ये एक, मतलब मेरे को गलत फहमी है या ये बात असलियत है कि वो अपने आप को
चाहे वो इंडियन हो, उनको प्राइवेटली पता भी हो कि हम इंडियन हैं, पर वो डिनाई करना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि क्लेम करना चाहते हैं कि हम तो वैसे अरब हैं या तुर्क हैं या पर्शियन है। क्यों बात है ऐसे? नहीं, मेरा ख्याल है एथनिकली तो जो है वो डिनाई नहीं कर सकते, और जैसे डीएनए की जो टेक्नोलॉजी आई है वो डेफिनेटली उनकी सोच को करेगी, अफेक्ट करेगी, लेकिन वो रिलीजियस सेंस में शायद सऊदी अरेबिया से या मक्का और मदीना से आइडेंटिफाई करते हैं। तो अदरवाइज एज फार एज देयर ओरिजिन्स आर कंसर्न्ड, सो आई थिंक दे रियलाइज, दे नो दैट इट इज इंडियन। तो डू यू थिंक यदि वो मान लें कि देखिए हम ओरिजिनली इंडियन हैं और जी फिर किस जमाने में हम कन्वर्ट होके मुस्लिम बन गए, तो जी हमारी जी जो आइडियोलॉजी है वो अरब है, लेकिन जो हमारा डीएनए है और हमारा जो पहले का कल्चर है वो इंडियन है। सपोज वो मान लें, तो उनमें क्या कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि भी देखो हम उनको काफिर बोलते हैं, वो जिनको हम काफिर बोलते हैं वो हमारे ही माँ बाप दादे थे, हमारे ही एंसेस्टर्स थे जिनको हम काफिर बोलते हैं, और जिनको हम कहते हैं गलत है उनको मारो पीटो, वो तो हमारे एंसेस्टर्स थे। अब ये हमारे एंसेस्टर्स की रामायण महाभारत थी, वेद थे, संस्कृत थी, तो ये मतलब उनके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि मैं तो अपने ही एंसेस्टर्स के साथ लड़ाई कर रहा हूँ। ये कारण है कि वो डिनाई करते हैं। अब मेरे इल्म में नहीं कि वो इतना गहरा सोचते भी हैं। अब जैसे इंडोनेशिया में आप देखिए कि इंडोनेशिया में वो जो मुसलमान हैं उनसे किसी ने पूछा ना कि भाई आपके यहाँ हिंदू कल्चर इतना क्यों है, हिंदुओं जैसे नाम आप क्यों रखते हैं, तो उसने कहा जी हमने अपना रिलीजन जरूर बदला, हमने अपने एंसेस्टर्स नहीं बदले। हाँ। जैसे वहां के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने बड़े फख्र से बताया किसी को कि मेरे पोते का नाम जो है वो नरेंद्र है। मेरे मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि वो अमेरिका में कोर्स कर रहे थे, तो उनका, मैंने कहता जुमे की नमाज के लिए छुट्टी ली, तो एक इंडोनेशियन था, मुझे कहता है मुझे भी साथ लेते जाना। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, तो मैंने कहा आपका नाम तो कुछ और नहीं है? उसने कहा हाँ मेरा नाम विष्णु है, लेकिन मैं मुसलमान हूं। तो ये जो चीज है ना नामों के मामले में पाकिस्तान में, वो चीज नहीं पाई जाती जो इंडोनेशिया में पाई जाती है। अब ये देखिए, ये नई बात है, क्योंकि टू नेशन थ्योरी हो गई, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि अब टू नेशन थ्योरी को जबरदस्ती मतलब छापना है और इसको इस्टेब्लिश करना है, इसको जमाना है। तो इसलिए लोगों को एजुकेशन करो, ऐसी एजुकेशन करो कि एक दो जनरेशन के बाद ये भूल जाएं कि हम इंडियन थे, ताकि हम इंडियन से, यदि हम उनको कहें तुम इंडियन के साथ लड़ाई करो, हिंदुओं को ये मार पिटाई करो, उनके मंदिरों को तोड़ो छोड़ो, तो इसलिए इसीलिए तुम, ये आपका कहना है कि इसीलिए आइडियोलॉजी को बदलने के लिए, आइडेंटिटी को बदलने के लिए पाकिस्तान ने एजुकेशन सिस्टम में ऐसी बातें निकाली जो इंडोनेशिया वालों ने नहीं निकाली। क्योंकि इंडोनेशिया में कोई ऐसी टू नेशन थ्योरी की पॉलिटिक्स नहीं चली कि उनको अलग होना पड़ा, अपने एंसेस्टर से अलग होना पड़ा। आपका ये कहना है कि ये टू नेशन थ्योरी उसकी रिक्वायरमेंट थी कि ये टू नेशन थ्योरी को बनाने के लिए लोगों को अपने एंसेस्टर्स से अलग करना चाहिए, और ये कहना चाहिए हमारे एंसेस्टर तो अरब थे। इसीलिए आपके ये, क्योंकि मेरे को लगता है कि इसीलिए पाकिस्तान में बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं, और इसी के कारण इंडिया के अगेंस्ट काफी, इंडिया और पाकिस्तान में जो टेंशन है वो, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान अपने एंसेस्टर्स को डिनाई करता है कि हमारे जो पहले लोग थे कौन थे। यदि वो कहीं भी देखो हिंदुस्तानी लोगों, आपके और हमारे एंसेस्टर तो एक ही थे, भाषा भी एक ही थी, हमारे, हम भी यही बातें करते थे जो आप करते हो। हमने कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हमको वो दूसरा रिलीजन ज्यादा अच्छा लगता है। अब जो हिंदू हैं वो कहेंगे भी ठीक बात है यार, आपको ज्यादा अच्छा लगता है, आपने कन्वर्ट कर लिया, कोई बात नहीं, पर हमारा भाईचारा तो होना चाहिए ना। हम अब देखिए, जब मैं किसी पाकिस्तानी को यहाँ मिलता हूँ यूएसए में जो मुस्लिम है, तो हम पंजाबी में बात करते हैं, और हम लाहौर की बात करते हैं, वो क्या कहाँ कहाँ की बातें करते हैं। तो कल्चर सिमिलर है, खाने पीने का वास्ता सिमिलर है, कपड़े भी वैसे डालते हैं, कई कई रीत रिवाज भी वैसे ही हैं, शादियों में भी वैसी ही बातें होती है। अब ये इसको भूल कर अपने आप को अरब बनाना, टर्क बनाना, पर्शियन बनाना, ताकि वो समझ सके कि भी हम ज्यादा मुस्लिम, अच्छे ज्यादा मुस्लिम हो गए, इसके साथ भी जो आइडेंटिटी है ये गड़बड़ हो रही है कि नहीं हो रही इसके कारण? अच्छा सर, इसमें मैं अर्ज करूं, हमारे एक बहुत बड़े रिलीजियस स्कॉलर थे डॉक्टर असरार अहमद।
वो उन्होंने एक दफा ये कहा कि मेरा भाई लंदन यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा था फिलोसफी में, तो मैं उसके पास जब भी जाता था तो हॉस्टल में बड़ा इंटरेस्टिंग सीन देखता था कि पंजाबी, जो पाकिस्तानी पंजाबी और इंडियन पंजाबी, वो एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते थे, और मशरकी पाकिस्तान के जो बंगाली थे वो और मगरबी बंगाल के बंगाली एक एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते थे। तो वो भी ये चीज एक्सेप्ट करते हैं। और मैं खुद एक जगह रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था अपने एक कोलीग के साथ, तो दूर एक टेबल पे चाइनीज बैठे हुए थे तीन चार। तो उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उसने कहा कि यहाँ पे अगर कोई इंडियन बैठे होते तो हम जाके उनसे सलाम दुआ करते, उनसे बात करते, उनको ऑफर करते कि जी आप हमारे साथ बैठ के खाना खाएं या हम आपका बिल देंगे। तो अब चीनी जो है उनके साथ हम ये कनेक्शन पैदा नहीं कर सकते, जिसमें एक बहुत बड़ी हर्डल तो लैंग्वेज ही की है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, एट वन लेवल पीपल डू रियलाइज दिस कि वी हैव सो मेनी थिंग्स इन कॉमन। लेकिन जो स्टेट का नैरेटिव है, वो आपकी बात दुरुस्त है, वो इस चीज को डिस्काउंट करता है। मसलन मैं एक पढ़ रहा था साउथ कोरिया में पाकिस्तान के एम्बेसडर, तो उसने एक बयान दिया कि हम वी हैव सो मच इन कॉमन विद साउथ कोरियंस, एंड आई वाज वंडरिंग व्हाट डू यू हैव इन कॉमन विद साउथ कोरिया। लेकिन कोई पाकिस्तानी एम्बेसडर जो दिल्ली में है, वो ऐसी बात नहीं करेगा कि वी हैव सो मच इन कॉमन विद इंडिया। तो ये एक अनफॉर्चुनेटली एक एक साइकोलॉजिकल एक चीज बन गई है। तो आई थिंक वी शुड ओवरकम दैट। और उसमें मेरा ख्याल है एजुकेशन सिस्टम का भी एक रोल है कि हमारे यहाँ जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, जिन जिन पे अमेरिका में वेस्ट में बहुत जोर दिया जाता है, और फैक्ट चेकिंग है, ये दो चीजें जो हैं हमारे मीडिया में, हमारे एकेडमिया में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ये मैं मानता हूँ आपसे, ये बात है। तो ये तो मतलब एक हमने आइडेंटिफाई की अच्छी बात आप अभी हमारे डिस्कशन में, कि ये जो आइडेंटिटी है, पुराने ज़माने की आइडेंटिटी है, इस्लाम को आने के पहले की जो आइडेंटिटी है, उसको पहचानना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। तो इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा हो सकता है, दोनों दोनों मुल्कों को अच्छा फ़ायदा हो सकता है, यदि वो ये समझें कि देखो हमारी जो आपस में हिस्ट्री है, वो तो बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है, और फिर आगे जाके जो हुआ सो हुआ। अब देखिए, कई हिंदुओं को ये गिला है कि जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने आके कितना कत्ल किया, इतना डिस्ट्रॉय किया, मारे फूटे किया, तो इसलिए आजकल के मुसलमान के ऊपर भी शक किया जा सकता है। तो मेरे को ये बात ठीक नहीं लगती, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए, जो मेरे बाप दादों ने किया वो मेरा गलती तो नहीं। अब देखिए, मेरे जब 5 जनरेशन पहले, 10 पीढ़ियां पहले जो किसी ने किया होगा तो जो किया होगा जो उनके बुरे कर्म है। हिंदू धर्म के अनुसार जो बुरे कर्म पहले लोगों ने किए वो उनके बुरे कर्म हैं, जो वो ही भुगतेंगे, उसका फल उन्हीं को मिलेगा, मेरे को नहीं भुगतना। मेरे को जो मेरे बाप दादों ने, परदादों ने जो कुछ भी किया, अच्छा किया वो उनका कर्म है अच्छा, जो गलत किया वो भी उनका कर्म है गलत, मेरे को नहीं भुगतना। तो आप मुझे नहीं ब्लेम कर सकते कि भी आपके पहले लोग ऐसे थे वैसे थे, ठीक है ना। ना ही मैं ब्लेम कर सकता हूं आज के मुसलमानों को कि आपके जो एंसेस्टर थे 1000 साल पहले उन्होंने ये किया वो किया, उन्होंने किया तो किया। आजकल का जो मुसलमान है उसको जज करने के लिए उसका जो उसकी हरकियत कैसी है, वो क्या एक्शन करता है, क्या ठीक काम करता है, गलत काम करता है, उसके मुताबिक करना चाहिए। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि यदि हम ऐसे अप्रोच करें हिस्ट्री को, तो मुसलमान भी जो आजकल के, वो भी डिनाई नहीं करेंगे कि भी देखो पहले ये बड़े बातें हुई थी, गलत बातें हुई थी। तो इससे फिर काफी समझौता हो सकता है। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है कि अब जो एक पाकिस्तानी है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो फॉर एग्जांपल महमूद गजनवी को अपना हीरो माने। हाँ। और बहुत से लोग पाकिस्तान में आपको मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि भाई महमूद गजनवी मेरा हीरो नहीं है। हाँ। लेकिन स्टेट लेवल पे कह लीजिए तो वहां पे ये चीज आपको नजर नहीं आती कि वो स्टेट लेवल पे जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो महमूद गजनवी को एक हीरो के तौर पे ही पेंट करती हैं। तो प्राइवेटली मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया से ये अवेयरनेस आ रही है, भले आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, कि हमें हिस्ट्री को क्रिटिकली देखना चाहिए। तो सर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे आप क्या कहेंगे कि व्हाई डू वी हैव सच बैड रिलेशंस? जी देखिए, जो कुछ अभी हम कह रहे थे वो भी एक बात है कि जो आइडेंटिटी है पाकिस्तान की, वो टू नेशन थ्योरी को इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक तरह से लगाने के लिए, गवर्नमेंट ने उनको एंटी हिंदू, एंटी इंडियन बनाने की जरूरत पड़ी। क्योंकि देखिए, समझो
समझो हिंदुओं और मुसलमानों में दोस्ती हो जाए, तो फिर वो टू नेशन थ्योरी तो गलत होगी ना। टू नेशन थ्योरी को ठीक करने के लिए ये प्रूव करना चाहिए, हमेशा प्रूव करते जाएंगे कि देखो हिंदू और मुस्लिम आपस में नहीं रह सकते, क्योंकि यदि हिंदू और मुस्लिम आपस में रह लें तो फिर टू नेशन का फायदा ही क्या हुआ। टू नेशन बनाया ही गलती बनाया, तो फिर ये कायदे निज़ाम ने गलती की, ये हम नहीं मानना चाहते। तो क्योंकि हम ये नहीं मानना चाहते कि गलती हुई, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो टू नेशन थ्योरी ठीक थी, और क्योंकि वो टू नेशन थ्योरी ठीक थी, हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, इसलिए ये टेंशन बढ़ती जाएगी। ये मेरे ख्याल में एक तो कॉज तो यही है। एक तो कॉज यही है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो जन्म हुआ 1947 में, उसका जो डीएनए है, उसके नेशनल डीएनए में एक ओरिजिनल आइडिया जो है कि हम इंडिया के साथ नहीं रह सकते, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। अब उसको साबित करने के लिए एजुकेशन सिस्टम में भी यही सिखाया जा रहा है। लेकिन डीएनए अलग है। जो लोगों का डीएनए 90% जैसे आप कह रहे हैं, वो तो उनके एंसेस्टर तो हिंदू ही थे, उनके एंसेस्टर और इंडियन के एंसेस्टर तो सेम ही थे, एक ही थे। तो ये उनको, क्योंकि वो नहीं मानना चाहते, ये उनके अंदर अनकॉन्शियसली बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। मैं जब पाकिस्तानियों से बात करता हूँ, मेरे काफी मित्र हैं, तो मेरे को लगता है कि वो ऊपर शोशागिरी, तमाशा, ऐसे खाना पीना कर सकते हैं, बड़े मौज करते हैं। जब उनसे डिटेल डिस्कशन करो और हिस्ट्री के बारे में जाओ और एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जाओ, तो वो बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट है कि मैं मुस्लिम भी हूँ और पाकिस्तानी भी हूँ, और मुझे सिखाया गया कि मेरे को एंटी इंडियन होना चाहिए, लेकिन मेरे को ये भी मालूम है कि मेरे जो एंसेस्टर्स थे, पहले परदादे थे, वो सब हिंदू ही थे, इंडियन ही थे। तो उसको वो, ये जो झूठ है, उसको छिपाने के लिए बहुत वो उसमें ये गुस्सा आता है। तो मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम भी है। लेकिन सर उसको आप देखें ना, अगर आप टू नेशन थ्योरी को क्रिटिकली देखें तो चौधरी खलीकुज़्ज़मान थे हमारे, एक वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ पाकिस्तान। ही वाज फ्रॉम लखनऊ। तो उन्होंने एक बुक लिखी है, पाथवे टू पाकिस्तान। तो वो उर्दू में भी अवेलेबल है, और उर्दू में बल्कि ज़्यादा डिटेल्ड है। उसमें वो ये लिखते हैं कि जिन्ना साहब ने जब 11 अगस्त वाली तकरीर की, तो उन्होंने दो कौमी नजरिए को खैरबाद कह दिया। ही बेड फेयरवेल टू हिज टू नेशन थियरी। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जब वो दिल्ली से आखिरी दफा आ रहे थे कराची, तो उन्होंने मुझे कहा कि करीब करीब के जो मुस्लिम लीगी हैं उनको बुलाओ, उनके साथ एक फेयरवेल मीटिंग करते हैं। तो उस मीटिंग में एक साहब थे रिजवानुल्लाह, गालबन यूपी से उनका ताल्लुक था। उन्होंने ऑकवर्ड क्वेश्चन शुरू कर दिए कि अब हमारा क्या बनेगा। तो हम तो बहुत आगे आगे थे नारे लगाने वालों में कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। तो उस पे कहते हैं कि जिन्ना साहब को मैंने इतना परेशान कभी नहीं देखा जितना उस वक्त देखा। और मेरा ख्याल है कि उस गुफ्तगू का नतीजा था कि जिन्ना साहब ने अपनी पहली तकरीर में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से उन्होंने की, तो उन्होंने ही बेड फेयरवेल टू हिज टू नेशन थ्योरी। और इसके अलावा भी जिन्ना साहब ने मई 47 में माउंटबेटन को यह लिखा कि पंजाब को मत डिवाइड करें, यानी पूरा पंजाब हमें दे दें, पूरा बंगाल हमें दे दें, इसलिए कि एक पंजाबी पहले पंजाबी होता है, उसके बाद वो हिंदू या मुसलमान होता है। एक बंगाली पहले बंगाली है, फिर हिंदू या मुसलमान है। तो उस पर माउंटबेटन ने कहा जी कि आपने तो मुझे बड़ा अच्छा आर्ग्यूमेंट दे दिया है इंडिया को यूनाइटेड रखने का। एक इंडियन भी पहले इंडियन होता है, उसके बाद हिंदू या मुसलमान होता है। तो ये तो इस तरह के जो हकायक हैं, इस तरह के जो फैक्ट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट पाकिस्तानीज डोंट नो दीज फैक्ट्स। अदरवाइज दे विल नॉट बी इंसिस्टिंग सो मच ऑन द टू नेशन थ्योरी। और फिर हमारे खुद अपने एक प्रोफेसर थे, ही वाज अ डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर ऑफ एचईसी, शरीफुल मुजाहिद। ही वाज परहैप्स द बिगेस्ट एक्सपर्ट ऑन जिना। तो अभी उनकी डेथ हुई है चंद साल पहले। उन्होंने ये कहा कि भाई टू नेशन थ्योरी जो थी वो अगस्त 47 तक वैलिड थी, उसके बाद जो है इट्स नो लॉन्गर वैलिड। आप इंडियन कौम है और पाकिस्तानी कौम है। और मैं काफी लोगों से जब ये पूछता हूं कि भाई इज द टू नेशन थ्योरी स्टिल वैलिड, वो फौरन कहते हैं जी वैलिड है। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू देम इज कि हाउ मेनी नेशंस लिव इन पाकिस्तान।
डू यू डिफाइन नेशनहुड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन? इसका तो मतलब है जो पाकिस्तान में रहने वाला क्रिश्चियन है, जो पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू है, और जो पाकिस्तान में रहने वाला मुस्लिम है, इसका मतलब तीन कौमें रह रही हैं यहाँ पे। फिर वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, एक ही कौम है। सो वी हैव दिस कंफ्यूजन, और जिसको कोशिश नहीं की गई अनफॉर्चुनेटली क्लैरिफाई करने की, क्लियर अप करने की। तो थोड़ी देर के बाद मैंने एक प्रोफेसर साहब का इंटरव्यू किया। जब मैंने इस तरह के क्वेश्चन किए तो उनको मानना पड़ा कि जी पाकिस्तान में एक ही कौम है और वो पाकिस्तानी कौम है। उसमें पाकिस्तानी मुस्लिम्स भी आते हैं, पाकिस्तानी क्रिश्चियंस भी, हिंदू भी और सिख भी। सो अब देखिए पूरी दुनिया में अगर एक पाकिस्तानी हिंदू जाता है हीथ्रो पे, उससे पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेशनैलिटी, तो वो कभी हिंदू नहीं बताता। एक क्रिश्चियन से अगर न्यूयॉर्क में पूछा जाए व्हाट इज योर नेशनैलिटी, ही वुड नेवर से क्रिश्चियन, ही वुड से पाकिस्तानी। सिमिलरली एक इंडियन मुसलमान जाता है, टोक्यो जाता है, कहीं बैंकॉक जाता है, तो वो अगर पूछते हैं कि भाई व्हाट इज योर नेशनैलिटी, ही वुड नॉट नेम हिज रिलीजन, ही वुड से आई एम एन इंडियन। तो ये थोड़ा है हमारे यहाँ कंफ्यूजन। तो कमिंग बैक टू इंडिया पाक रिलेशंस, और टेंशंस क्या देखते हैं आप इसके अलावा कि हमारे इतने इतने बुरे रिलेशंस हैं? और जिन्ना साहब का आपको पता है कि एक स्टेज पे उन्होंने ये भी कहा था कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस ऐसे हों जैसे कनाडा और अमेरिका के हैं। इन दोनों मुल्कों का तो टेलीफोन कोड तक एक है। और इतना बड़ा बॉर्डर है जहां पर एक भी सोल्जर नहीं है। यूएस जी जी कनाडा बॉर्डर ओपन बॉर्डर है। जी जी। वहां पर कोई फेंस भी नहीं है। अ, हम्म। कोई मिलिट्री शिलिट्री नहीं है। एक भी स्क्वायर इंच की कोई लड़ाई नहीं है आपस में। वो बिल्कुल ओपन बॉर्डर है। तो कोई कोई जीडीपी, कोई मिलिट्री शिलिट्री का खर्चा नहीं आपस में लड़ने का उनका। अब देखिए, आपने इंडो पाक की जो बात कही, मैं तो एक तो ये भी कह रहा हूं कि जो इंडिया ने प्रोग्रेस की पिछले काफी सालों में, अभी मोदी जी के जमाने में, मोदी जी के पहले भी, पर मोदी जी के जमाने ज्यादा हुई, ये है क्योंकि इंडिया ने कहा कि हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, एजुकेशन बना के टेक्नोलॉजी निकालनी है, टेक्नोलॉजी के लोग पैदा करेंगे, वो सारी दुनिया में जाके गूगल का चेयरमैन और माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन हमने सब बना रखे हैं। अब ये जो पाकिस्तानी लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे डीएनए है, वो भी, उनका दिमाग भी बहुत ही अच्छा है। अरब और अरब लोगों से ज्यादा कितना अच्छा उनका दिमाग है। जो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के जो साउथ एशिया कहलाए जाते हैं, उनके ब्रेन्स जो हैं वो सब वैसे ही अच्छे ब्रेन्स हैं। इनको एजुकेट करके आगे बढ़ा सकते थे। जैसे हमारे आईआईटीज हैं, वैसे पाकिस्तान वाले समझो चाहते कि भी हम इस पर जोर लगाएंगे, हम अपने इस्लाम इस्लाम को फैलाने के लिए और लड़ाइयों के लिए नहीं जोर ला लेंगे, हम अपने लोगों को एजुकेट करेंगे, लड़कियों को भी एजुकेट करेंगे, लड़कों को भी एजुकेट करेंगे, सारे दुनिया में हमारे डॉक्टर्स जाएंगे, हमारे टेक्नोलॉजी के इंजीनियर्स जाएंगे। तो ये यदि वो ऐसे करना चाहते तो वहां पर टेररिज्म की जगह वो दुनिया में, जैसे इंडिया है, इंडिया टेक्नोलॉजी हब है, टेक्नोलॉजी के लोग वहां से पैदा होकर सारी दुनिया जाते हैं, पाकिस्तान भी ऐसे होता तो हमारे लिए भी अच्छा रहता। हमारे जो नेबर है वो भी खुश है, हम भी खुश हैं, दोस्त है, तो हमारे लिए भी अच्छा रहता, पीसफुल रहते दोनों। तो पाकिस्तान ने जो रास्ता निकाला वो मेरा ख्याल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का कोई गड़बड़ होगी, कि उन्होंने किसी जमाने में जो इमाम थे या मुल्लास थे, उनके साथ मिलकर कुछ पॉलिटिक्स करनी पड़ी उनको। तो उन्होंने कहा कि चलो ज्यादा इस्लाम पर जोर लगाओ, डेमोक्रेसी पर कम लगाओ, पढ़ाई लिखाई में कम लगाओ, डेवलपमेंट में कम लगाओ, मॉडर्नाइजेशन में कम लगाओ, इस्लाम की तरफ ज्यादा जाओ। तो ये उन्होंने टू नेशन थ्योरी निकाली और उसके बाद इंडिया के अगेंस्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स शुरू किया, लोगों को सिखाया किताबों में कि हम इंडियन नहीं हैं। और फिर उन्होंने इस्लाम की तरफ और गए, और भी चले गए, और जितना उन्होंने उनको डेवलप करना चाहिए था, इकोनॉमी को डेवलप करना चाहिए था, उसमें उन्होंने जोर नहीं लगाया। अब जितना उन्होंने जीडीपी मिलिट्री के ऊपर लगाई, यदि वो इतनी जीडीपी लगाते हैं कि भी हमारी टेक्नोलॉजी बन जाए, हमारे लोग पढ़े लिखे, हमारे बेटा बेटियां जो हैं, लड़के लड़कियां पढ़कर सारी दुनिया में जाएं, आईटी बन जाएं, तो अभी तक उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी हो जाती कि वो मिलिटरीली भी स्ट्रांग हो सकते थे। तो अभी पहले वो अमेरिका के गुलाम बने कि हम अमेरिका को अपनी, अमेरिका के पीछे थे, अमेरिका उनको फंड करती थी,
फिर अरब्स के पीछे लगे, अरब उनको फंडिंग देते थे, अब चाइना के पीछे लग गए हैं। अब ये देखिए उनको अपनापन, अपनी इज्जत नहीं रही, तो ये प्रॉब्लम हो गई है ना। अब ये प्रॉब्लम हो गई है तो ये इंडिया की भी प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि हमारा जो नेबर है, हमारे घर के साथ जो रहता है, वो उसमें ये प्रॉब्लम होगी तो हमारा भी तो हमको भी तो प्रॉब्लम है ना। हम तो इंडिया वाले तो चाहते हैं कि पाकिस्तान सफल हो, पाकिस्तान प्रोग्रेस करे, पाकिस्तान का जीडीपी इकोनॉमी बहुत बढ़े, वहां पर वायलेंस वायलेंस ना हो, टेररिज्म वेरिज्म ना हो, इस्लाम हो, अपने लोग अपने आप इस्लाम हो, मुस्लिम करें, मुस्लिम रहें, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इकोनॉमी पर जोर लगाओ, एजुकेशन पर जोर लगाओ, इंडस्ट्री बनाओ। ये मेरा ख्याल, ये जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इससे भी हम जुड़ सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। असल में हमारे यहाँ एक एक पैरानोया पाया जाता है कि हमें इंडिया खा जाएगा। मेरे सर एक दोस्त हैं जो कॉलम लिखते हैं एक अखबार में, उन्होंने एक दफा कॉलम लिखा कि अखंड भारत जो है वो नरेंद्र मोदी के ईमान का हिस्सा है, एज इफ इट इज पार्ट ऑफ हिज फेथ। तो मैंने उनको फेसबुक पे कोट किया, उनका एक इंटरव्यू है गलबन 2012 का। एक मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं, करा वहाँ दिल्ली में रहते हैं, शाहिद सिद्दीकी। ही वॉज आल्सो ए मेंबर ऑफ राज्यसभा एट वन टाइम। तो उन्होंने इंटरव्यू किया और एक क्वेश्चन यही था कि अखंड भारत के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो उन्होंने कहा, भाई मैं नहीं अखंड भारत को मानता, ये तुम मुसलमानों की कोई साजिश होगी। अगर अखंड भारत हो जाता है तो इंडिया विल इवेंचुअली बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। तो मैं तो इंडिया के जो प्रेजेंट बॉर्डर्स हैं उनके साथ खुश हूं। तो ये जो लोग हैं इस तरह के, जो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं चाहते, वो मेरे ख्याल में ये एक अखंड भारत की बोगी रेज करते रहते हैं। नहीं, और मैं तो देखिए, मैं तो बिल्कुल बिलीव करता हूं एज ए हिंदू कि हम्म, हमारे लिए प्री पार्टीशन जो यूनिफाइड इंडिया था, जी उसमें हम माइनॉरिटी हो जाते, जी क्योंकि मुस्लिम ज्यादा यूनाइटेड हैं, यूनाइटेड ज़्यादा हैं, वो जो मॉस्क है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। हिंदुओं में जो मंदिर है इतना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, हिंदू बड़े डिसेंट्रलाइज्ड हैं, अपने आप के अंदर में खुश हैं, अपने इकोनॉमी चला रहे हैं, अपने पढ़ाई लिखाई करके लायक बन रहे हैं, अपने पैसा बना रहे हैं, वो मटीरियलिस्टिक हैं, वो इतना रिलीजन में इतना ज़्यादा जोर नहीं डालते। और जो इसलिए आज तक यदि इंडिया प्री पार्टीशन होता, बांग्लादेश और पाकिस्तान और इंडिया एक ही नेशन होता, तो यहाँ पर इस्लामिक रूल जरूर होना था। मेरे को तो यही लग रहा है। तो मैं तो खुश हूँ एज ए हिंदू, जो चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे फ्यूचर जनरेशन जो हैं वो हिंदू रहें। मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान बिल्कुल अलग रहे, पर खुश रहे, एक दूसरे से समझौता करके खुश रहें। हाँ, आपस में दोस्ती हो, लेकिन पाकिस्तान को पाकिस्तान ही रहना चाहिए, इंडिया को इंडिया ही रहना चाहिए, बांग्लादेश को बांग्लादेश ही रहना चाहिए। हमारे लिए यही ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सर बड़ी दिलचस्प बात ये भी है। तो हमारे जो लोग हैं वो, ये बड़ा हैरानी की बात होती है मेरे लिए तो, कि वो कहते हैं कि इंडिया जो है ना वो एक फनेटिकल हिंदू स्टेट है। 2009 में जब एक सिख जो था वो प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का, हमारे एक अखबार ने जिसका नाम नवाए वक्त है, वॉइस ऑफ द टाइम्स, उसने ये लिखा कि इंडिया इज अ फनेटिकल हिंदू स्टेट। और मैं हैरान था कि देखिए कि एक मुल्क जिसका प्राइम मिनिस्टर एक नॉन हिंदू है, उसको हम कह रहे हैं कि वो फनेटिकल हिंदू स्टेट है। और अपनी तरफ हम नहीं देखते अनफॉर्चुनेटली, कि हमारे यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कोई नॉन मुस्लिम जो है वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकता। फिर भी हम ये नहीं मानते कि हम फनेटिकल मुस्लिम स्टेट हैं। और हमारे यहाँ इस्लामियात पे या इस्लामिक स्टडीज पे इतना जोर है कि इवन जो लोग मेडिसिन पढ़ते हैं, जो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, उनको भी इस्लामिक स्टडीज कंपल्सरीली पढ़ना पड़ती है। और इंडिया में तो मेरा नहीं ख्याल, मैंने जो दोस्तों से पूछा है, कहीं पे भी वो हिंदुइज्म का कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है। इसके बावजूद हमारे लोगों का ख्याल है कि हम जो हैं वो दीन से दूरी का शिकार हैं, यानी हम रिलीजन से दूर हो गए हैं। और इंडिया वाले जो हैं वो दीन से बहुत करीब हैं, अपने दीन से, अपने रिलीजन से, अपने धर्म से। तो इसको आप कैसे देखते हैं? तो ये तो सेम ही बात है जो पहले भी हमने कही, कि ये तो गवर्नमेंट हम्म, ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एजुकेशन के थ्रू लोगों की आइडेंटिटी बना रखी है कि हम पहले तो मुस्लिम हैं,
और फिर हम अरब और टर्किश और पर्शिया से आए थे, इंडियन हम नहीं हैं, इंडियन हमारे दुश्मन हैं। तो ये जो ऐसी टू नेशन थ्योरी को ठीक रखने के लिए ऐसी बातें की, और अमेरिका पाकिस्तान को नेशन बिल्डिंग इस द्वारा की, डेवलपमेंट के द्वारा नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब हम यूरोप की जैसे जीडीपी बनाएंगे हमारे 10 साल में 20 साल में, हम हमारा गोल है जैसे इंडिया का गोल है, चाइना का गोल है, जापान का है, कोरिया का है कि भी देखो इतने इतने सालों के बाद हम बिल्कुल वेस्ट की तरह बन जाएंगे और हमारे लोग जो है वो भी वैसे ही मौज करेंगे, अच्छे उनका लाइफस्टाइल बन जाएगा। अब पाकिस्तान ने ऐसा गोल नहीं बनाया। अब ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान ने अपने आप को अरब के साथ मॉडल किया, ईरान के साथ मॉडल किया कि उनके 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 फॉलो करेंगे उनका जो स्टाइल है। तो उनका स्टाइल ज़्यादा डेवलपमेंट का नहीं रहा। अब देखिए अरब कंट्रीज़ में बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, शानदार शहर हैं। वो सिर्फ़ क्योंकि उन्होंने ऑयल बेचा, तेल बेचा, इसके कमाई नहीं की, मेहनत करके जी कमाई नहीं की। उन्होंने ये जी नहीं सऊदी अरेबिया वाले ये नहीं कह सकते कि हमने मेहनत से, हमने पढ़ाई-लिखाई करके, हमने लायक साइंटिस्ट बनाए, टेक्नोक्रेट्स बनाए, हमने मैन्युफैक्चरिंग की, इंजीनियरिंग की, उसके साथ हमने पैसा बनाया और फिर देखो हमने कितनी बिल्डिंग खड़ी की। वे नहीं कह सकते। उन्होंने तेल बेचा और पैसा बल गया उनका। तो पाकिस्तान के पास तेल तो है नहीं। पाकिस्तान अरब के जैसा बनेगा तो बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो अरब्स में नहीं है। जितनी आप देखो पॉपुलेशन अरब्स की, ईरान की, टर्की की सारी मिलाकर भी पाकिस्तान से कम है। और उनके पास कितना ज़मीन है, कितनी ज़मीन और कितना तेल है। तो जो वो जैसे उनकी लाइफ़स्टाइल है कि हम इस्लाम के साथ जुड़ेंगे, कोई काम-वाम करने की ज़रूरत नहीं, मॉडर्न एजुकेशन की ज़रूरत नहीं, साइंस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं। हमारे पास तेल है, हम तेल बेचकर मौज करेंगे। ये इससे अब पाकिस्तान नहीं चल सकता। तो पाकिस्तान को सोचना ये चाहिए कि हमको इंडस्ट्री बनानी है, हमको एजुकेशन लानी है, साइंस लानी है, टेक्नोलॉजी लानी है। जैसे आप कह रहे थे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स, कि अपने आप ही हाउ टू थिंक फॉर माई सेल्फ, उसी से तो बंदा लायक बनता है, इंजीनियर बनता है, साइंटिस्ट बनता है। तो ये मेरा ख्याल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड जो है पाकिस्तान में, इसी में प्रॉब्लम है। इसी में ये सारे जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही हैं ऐसी। अब ये क्यों रही हैं, कैसे हुआ, किसने किया, ये भुट्टो ने किया या जिया हक ने किया या इमरान खान ने किया, ये तो कुछ और ही बात है। मेरे को इतनी हिस्ट्री नहीं आती पाकिस्तान की। लेकिन मेरे को लगता है कि ये पाकिस्तान के जो लीडरशिप है, पॉलिटिक्स है, उन्होंने ये गलत रास्ता लिया। जी सर, कल मैं एक लेक्चर अटेंड कर रहा था और एक जर्नलिस्ट है मतीउल्लाह जान, उनका लेक्चर था, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें एक साहब ने यही बात की कि जी पाकिस्तान जो है ना एक नॉर्मल कंट्री नहीं है, ये टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पे बना, ये नफरत की बुनियाद पे बना। तो उसमें मती ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा भाई बन गया ना, अब हमें फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। वी शुड नॉट रिमेन स्टक इन 1947। और ये भी हमारे यहाँ एक मसला है कि हम दिन रात जस्टिफाई करते हैं कि अभी पाकिस्तान बनना क्यों जरूरी था। सो वी हैव नॉट मूव बियॉन्ड दैट। अब देखिए एक मुल्क जब बन जाता है तो इट इज अ जस्टिफिकेशन ऑफ इट सेल्फ। द वेरी एग्जिस्टेंस, वेरी क्रिएशन इज अ जस्टिफिकेशन। तो अब 22 अरब मुल्क हैं, 22 अरब कंट्रीज। तो वो तो 24/7 ये जस्टिफाई करने में नहीं लगे रहते कि हम क्यों बने। ओ भाई बन गए, आगे चलो ना अब। बिल्कुल। वाई आर यू स्टिल स्टक इन दैट हिस्ट्री? और उस हिस्ट्री को भी आप क्यों नफरत की बुनियाद पे जस्टिफाई करते हो? वाई डोंट यू हैव गुड रिलेशंस विद योर नेबर्स एंड लुक एट योर ओन इंटरेस्ट्स? अब देखिए सऊदी अरब के कितने अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ। और जो उनके किंग थे, किंग सऊद, वो कुछ 17 डेज का उन्होंने दौरा किया था। दिस इज प्रोबेबली द लॉन्गेस्ट विजिट, स्टेट विजिट्स इन ह्यूमन हिस्ट्री। और उन्होंने ये कहा था कि द फेट ऑफ इंडिया, फेट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इज इन सेफ हैंड्स। 50s की बात है ये। तो हमारा जो है, मतलब एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि भाई इंडिया इज एन इवल कंट्री, और हम उसको कहते हैं अजली दुश्मन। हमारे उर्दू अखबार उसको लिखते हैं अजली दुश्मन, यानी इटरनल एनिमी। तो भाई अगर वो इटरनल एनिमी है, मुसलमानों का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, तो फिर सऊदी अरब क्यों नहीं ये बात समझता? आप क्यों नहीं उनको कन्विंस कर लेते कि भाई ये चीज दुरुस्त नहीं है जो आपकी पॉलिसी है? इवन नरेंद्र मोदी को कितने मुस्लिम कंट्रीज ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, यूएई ने दिया,
सो इवन पैलेस्टाइन ने दिया। तो बहरहाल हमें तो अपना अपना मफाद भी जो है ना अनफॉर्चुनेटली वॉच करना नहीं आता कि हमारा मफाद किस में है। तो आप सर कैसे देखते हैं इनको, और कैसे हम, हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड? मेरा ख्याल तो इंडिया और पाकिस्तान को उन बातों में कोलैबोरेट करना चाहिए जिससे दोनों को फायदा रहेगा। अब देखिए, इंडिया आईआईटीज जो हैं इंडिया में 20 22 25 जितने भी हैं, काफी सारे हैं। अब 5-6 और कंट्रीज में जा रहे हैं, एक मलेशिया में, यहाँ वहाँ आईआईटीज बन रहे हैं। अब पाकिस्तान जी को चाहिए भी, देखो हमको भी 2-4 आईआईटीज बना दो, हमको भी फायदा रहेगा। इंडिया को भी चाहिए भी, चलो बना दो, हम वहाँ उनके प्रोफेसर्स को इंडिया ला के ट्रेनिंग देंगे। हम एक ही कल्चर है, ये हमारी एक ही कल्चर है, एक ही है, खाने पीने का वास्ता एक ही है। हम उनको ट्रेनिंग देके जाएंगे, हमारे लोग भी वहाँ जाएंगे, हम बनाएंगे आईआईटीज बनाएंगे, वहाँ खड़े होंगे, उनकी भी आईटी इंडस्ट्री बन जाएगी। तो ऐसे करते करते कई चीजें हैं, जैसे टेक्सटाइल में कोलैबोरेशन हो सकती है, फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में हो सकती है, कई चीजों में पाकिस्तान आगे है, कई चीजों में इंडिया आगे है। अब ये हो सकता है ना, तो ऐसे करना चाहिए, उसके साथ फिर जो लड़ाई वड़ाई हो है वो पीछे रह जाएगी। इंडिया एंड पाकिस्तान शुड डिसाइड कि देखिए, जो कश्मीर का बाउंड्री है, सीज फायर लाइन ऑफ एलओसी जिसको कहते हैं, वो 99 इयर्स के लिए रहने दो। फॉर 99 इयर्स के बाद अभी आप भी परमानेंट नहीं कहने को तैयार, हम भी परमानेंट नहीं कहने को तैयार, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में चलेगी नहीं बात। अब देखिए 75 इयर्स में हम लड़ाई वड़ाई कर आके कोई लाइन ऑफ एलओसी हिली तो है नहीं। अब अगले 75 इयर्स भी नहीं हिलेगी, तो वाई नॉट वी एक्सेप्टेड के भी देखो नेक्स्ट 75 इयर्स के लिए या नेक्स्ट 99 इयर्स के लिए वी बोथ एक्सेप्ट कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल रहेगी, उसके बाद नेगोशिएट करेंगे। उसके बाद हम क्या, उसके बाद दोनों का कितना अपग्रेड हो जाएगी लाइफस्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी वेरी हाई लाइक यूरोप। अभी देखिए, if India and Pakistan were to decide कि भी next 99 years we will have no military on each other, we'll have peaceful border, और border को UN can monitor it, फेंस लगा सकते हैं, जो भी आपको चाहिए लगा सकते हैं, but there is no claim on territory. We don't claim 1 inch of your territory, you don't claim 1 inch of our territory. We take the LOC and make it 99 ईयर, इफ नॉट परमानेंट, वी एटलीस्ट से 99 इयर्स के लिए इसके बारे में हम बहस नहीं करेंगे, हम कुछ एक दूसरे को अक्यूज नहीं करेंगे, पुरानी हिस्ट्री नहीं निकालेंगे, जो है सो है, वो अगले 99 इयर्स के लिए ऐसे रहेगा। आई थिंक इफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर टू डू दैट, कितनी उनकी मिलिट्री बजट बचेगी, और वो जितनी मिलिट्री बजट बचेगी वो दे कैन स्पेंड इट ऑन डेवलपमेंट, ऑन साइंस टेक्नोलॉजी, हेल्पिंग ईच अदर। तो फिर 99 इयर्स में आपस में वैसे ही दोस्ती बढ़ जाएगी। Then it should be like like different countries in the world, your neighbors hain, why can't they live together, they can live. So if last 75 years has failed, violent claiming and violent ये वो, कभी उन्होंने 5 मील उसके एक कंट्री ने दूसरे के अंदर इंकर्जन कर दिया, फिर दूसरे ने 5-10 मील वहां इंकर्जन कर दिया, उससे कुछ फायदा तो किसी को भी नहीं हुआ। लोग मारे गए और करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। और मेरा तो my number one suggestion is that the two countries should declare the LOC is rock solid, not going to be argued with. Nobody will try to tamper with it for a period of time. चाहे यार 20 साल लगा दो, चाहे 50 लगा दो, 99 लगा दो, परमानेंट नहीं कहना चाहते तो कम से कम कुछ सालों के लिए तो उसको छोड़ दो। I think that is the most important idea I can think of. जी, बहुत से लोग पाकिस्तान में प्राइवेटली ये बात करते हैं। एक पाकिस्तानी प्रोफेसर हैं, स्वीडन में रहते हैं, प्रोफेसर इश्तियाक अहमद। उनका अभी हाल ही का एक इंटरव्यू है, डॉक्टर कमर चीमा के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया। एक पाकिस्तानी अमेरिकन है, साजिद तारड़, तो उसमें इश्तियाक साहब ने यही आइडिया दिया कि भाई लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्सेप्ट किए बगैर कोई और हल नहीं है इसका। दैट इज द ओनली प्रैक्टिकल सोल्यूशन। आपकी बात सही है, उसको ना कहें, परमानेंट ना कहें, तो ज्यादा आसानी हो जाएगी दोनों मुल्कों के लिए। और सर एक और हमारे एकेडमिक वो थे, जर्नलिस्ट थे, उन्होंने जो है 80s में ये बात लिखी थी कि हमें 65 की जंग के बाद ये समझ जाना चाहिए था कि देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन टू कश्मीर एंड वी शुड हैव मूव्ड ऑन। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो कर चुके हैं बात। तो सर मेरा ख्याल है कि अगर
अमेरिका में रहने वाले इंडियंस और पाकिस्तानी पीपल ऑफ गुड विल, वो अगर एक इनिशिएटिव लें तो मेरा ख्याल है कि कुछ फर्क पड़ सकता है। जैसे वहां पे दो एकेडमिक्स हैं जो उनको मैं जानता हूं, अकबर एस अहमद हैं और एक हसन अब्बास हैं। तो मैं अकबर अहमद को जानता हूँ। जी, तो ही अकबर एस अहमद जो है वो एम्बेसडर भी रह चुके हैं, हाँ, यहाँ हाँ। पे वो सिविल सर्वेंट थे, हाँ, ब्यूरोक्रेट थे। वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर थे। जी, और जब वो और प्रिंसटन अभी अमेरिकन भी एक यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी में। वो अमेरिकन जी, यूनिवर्सिटी में है। वो जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में थे तो उनके साथ हमारी बातचीत होती थी, हमारे मित्र हैं। तो जब वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में गए, उन्होंने मेरे को कई बार इनवाइट किया और मैंने वहाँ जाके लेक्चर दिया उनकी क्लास में कई बार। तो सर अगर इस तरह का इनिशिएटिव आप ले सकें तो फिर तो बोथ ऑफ यू विल डिजर्व अ नोबेल प्राइज एक्चुअली। नहीं, नहीं, कोई नोबेल प्राइज ऐसी देखिए, पॉइंट इज जो लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, प्रैक्टिकल माइंडेड लोग हैं, जो कहते हैं भी जी, सबका फायदा होना चाहिए, ये नहीं कि मेरा जी, फायदा और उसका नुकसान हो, उसका भी फायदा होना दैट्स चाहिए, राइट। मेरा भी फायदा होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी ना। आई जी, मीन जी। इट इज नॉट ओनली के आउट ऑफ गुड ह्यूमैनिटी, पर ये तो हम्म, प्रैक्टिकल बात भी है कि भाईचारा जब होगा तभी तो बात बनेगी ना। तो और हम्म। देखना चाहिए दोनों की, देखो पॉपुलेशन बढ़ गई है, कितनी बीमारियां हैं, कितना इकोनॉमी की बात है, गरीबियां हैं, कितना कुछ है दुनिया में। अब ये आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। और ये फायदा इसके लिए उनको टेम्पररीली, चाहे 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, 99 ईयर्स के लिए उनको कहना चाहिए कि ये जो एलओसी है अब यही रहने दो, इसको बाद में बात करेंगे, 20-25-50 साल के बाद बातचीत करेंगे। अभी तक हमको अपना जीडीपी बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, ट्रेड बढ़ाओ, आपस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, ये चीजों पर हमको जोर देना चाहिए। बिल्कुल सही सर। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर पॉजिटिव थॉट कि आप ये नहीं चाहते कि भाई पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाए, और ये मेरे ख्याल में इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। और दोनों का फायदा, ये जो जीरो सम गेम नहीं है, अगर उसमें इंडिया का फायदा है तो पाकिस्तान का भी फायदा है, अगर जी, पाकिस्तान का फायदा है तो इंडिया का भी फायदा होना चाहिए। बिल्कुल है। देखिए, और ये बात सर। देखिए सपोज समझो पाकिस्तान तालिबान बन जाए, इट विल जी, बी द वर्स्ट थिंग फॉर इंडिया। जी, जी, सपोज पाकिस्तान एंड अप लाइक अफगानिस्तान के भी वहां टेररिस्ट राज करें तो इंडिया का भी कोई फायदा नहीं होने वाला। इंडिया विल जी। हैव अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। आपके नेबरहुड में ऐसी बात हो जाए तो आपके यू कैन नॉट बी एट पीस। तो इंडिया को यही चाहिए कि पाकिस्तान अच्छी तरह से स्टेबलाइज हो जाए, डेवलप हो जाए, और पाकिस्तान को भी यही चाहिए कि इंडिया की हेल्प लेकर डेवलप करो, और ये जो लड़ाई वड़ाई है आपस में, ये उसको खत्म करो। जी, बिल्कुल सही। और सर पंडित नेहरू ने 1948 में मुस्लिम जिना वो जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन पे जो तकरीर की थी, वो मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी को पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए। उसमें उन्होंने यही कहा था कि भाई हम जो है ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान को इंडिया में दोबारा शामिल कर लें। अगर यही हमारी इंटेंशन होती तो हम पार्टीशन से एग्री ही क्यों करते। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान प्रॉस्परस हो, स्ट्रांग हो, हमारे साथ दोस्ताना ताल्लुकात हो उसके। बिल्कुल ठीक है। सर एनी फाइनल थॉट्स नहीं, बिफोर वी मैं आई कंक्लूड। थिंक ये जो हमारा थॉट है दोनों का, आपका भी मेरा भी, जी। यही फाइनल थॉट है। तो हम ये चाहते हैं कि हम ऐसे बातचीत करते जाएं, बिल्कुल सही। हम आपसे ऐसे बातचीत करते जाएं। और बहुत शुक्राना कि हम ऐसे मिले आपको, कि किसी ने हमको इंट्रोड्यूस करवाया, और मुझे अच्छा लगा ऐसे बातचीत करने से, मैं भी काफ़ी बातें सीखा। और आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी मैं धन्यवाद कहता हूं कि ठीक है, आपने भी हमारी बात थोड़ी समझी। और मेरा जो आप फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है @राजीव ओके। मैसेज, और उससे बिल्कुल आप ठीक। ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत मेहरबानी सर। मेहरबानी। I'm really honored that you spared so much time for me. थैंक यू वेरी मच।